everyone, welcome back to Brainipedia Skill. I am Sonia Nan, your general science teacher, and in this video session आज हम डिस्कस करने वाले हैं thermodynamics, right? Thermodynamics में हम डिस्कस करने वाले हैं about heat, about thermodynamics, है ना? और this is the part 1 of this session, जहाँ पे हम आपके कॉन्सेप्ट भी जैसे थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे और साथ में PYQs भी करेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विद कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं, विद PYQs हम कवर करने वाले हैं, राइट? यस, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? जो जनरल साइंस के बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं रिपीटेडली, वो भी हमने कवर करे हैं। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू वॉच द जनरल साइंस प्लेलिस्ट ऑन ब्रेनिपीडिया स्किल। यस, ओके एवरीवन, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। ओके, so the question number 1, तो द क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे पूछा गया है कि इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी, जो इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एज इट पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग। बोला गया है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल से आप दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मूव करोगे, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे मूव करोगे, देन सेकंड से थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे मूव करोगे, देन फोर्थ पे मूव करोगे, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कम होता जाता है। यस, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? जैसे प्लांट को ईट किया एनिमल ने, तो प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल है, एनिमल दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। तो इस तरह से फिर उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल ईट करेगा, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा, एंड सो ऑन। तो जैसे ही ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी कम होता जाता है ना? सो अब ये पूछा गया है कि ये किसने, कौन से लॉ ने इसको एक्सप्लेन किया था, राइट? तो ये किस लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, राइट? तो ऑप्शन में आपका दिया गया है फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन किया, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका ऑप्शन में दिया गया है। देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, जो कि इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो को एक्सप्लेन करता है। So this is explained by the second law of thermodynamics, right? Second law of thermodynamics के according जो एनर्जी है वो जब ट्रांसफर होती है और ट्रांसफॉर्म होती है, मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्टेड, राइट? तो आप ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी आपने ली वो सेम एनर्जी आपको कोई ऑर्गेनिज्म ईट करेगा, दूसरा कोई एनिमल ईट करेगा, तो वो सेम एनर्जी जो आपके अंदर आपने प्लांट से ली थी वो उसमें भी चली जाएगी। नो, क्योंकि कुछ एनर्जी तो आपने अपनी लाइफ एक्टिविटी में यूज कर ली, रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, कितनी सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी करती है, तो उन एक्टिविटीज में आपने उस एनर्जी का यूज कर लिया, तो पूरी एनर्जी आगे नहीं जाएगी। कुछ एनर्जी आपने हीट की फॉर्म में लॉस भी कर दी, तो वो एनर्जी तो खत्म हो गई, वो तो एनवायरमेंट में चली गई, वो तो आप में रही नहीं ना, तो वो आगे नहीं जाएगी, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यही बोला गया है कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, तो वहां पे पूरी एनर्जी आप ट्रांसफर नहीं कर पाते, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी लॉस हो जाती है ना? तो यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। और इसीलिए जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर करते हो तो उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, राइट? तो इसको एक्सप्लेन किया गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इसको एक्सप्लेन किया, राइट? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, so this is second law of thermodynamics is the right answer. उसके बाद पूछा गया है the temperature point at which solid, liquid and gaseous state may stay together is known as, वो टेम्परेचर पॉइंट पूछा गया है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दोनों ये एक साथ मिलते हैं, दे स्टे टुगेदर, इज नोन एज, उस टेम्परेचर पॉइंट का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट, बी ऑप्शन दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट, सी ऑप्शन दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट एंड डी ऑप्शन दिया गया है ट्रिपल पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि वो टेम्परेचर आपको बताना है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट आपको एक साथ देखने को मिलती हैं, दे आर प्रेजेंट टुगेदर, उस स्टेट का नाम आपको बताना है, राइट? सो द टेम्परेचर पॉइंट एट विच आपकी जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट एक साथ देखने को मिलती हैं उसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोला जाता है? ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। ये एक ऐसा यूनिक टेम्परेचर है जहाँ पे आपको तीनों ही ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर पॉइंट है, ये एक ऐसा जहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट एक साथ देखने को मिलते हैं, है ना? राइट, यस। सो को एग्जिस्ट करती हैं तीनों स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में ये को एग्जिस्ट करती हैं ट्रिपल पॉइंट पे।
तो यहाँ पे आपका जो सेकंड का आंसर रहेगा, राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, ट्रिपल पॉइंट विल बी द राइट आंसर हियर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, कि आपको हीट ट्रांसफर करनी है, कन्वेक्शन से करनी है ना। तो कन्वेक्शन एक आपका हीट ट्रांसफर का मोड रहता है जहाँ पे जो मैटर पार्टिकल्स है वो एक्चुअल में जो मैटर है वो मूव करता है, राइट। तो हीट कैसे मूव, कन्वेक्शन के थ्रू हीट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, एक्चुअल जो मैटर होता है वो मोशन करता है और उससे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वोकेशन टेक्स बाय, सॉरी नॉट कन्वोकेशन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन। तो पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है सॉलिड एंड वैक्यूम, सी ऑप्शन दिया गया है गैसेस एंड लिक्विड, डी ऑप्शन दिया गया है वैक्यूम एंड गैसेस। आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि क्या राइट आंसर आएगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो होगा बाय कन्वेक्शन वो कैसे होगा, राइट, किस में होगा। तो कन्वेक्शन जो आपका रहेगा दैट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वो हीट ट्रांसफर करने का एक मोड होता है जहाँ पे आपको एक्चुअल मोशन देखने को मिलता है मैटर का, राइट। सो कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, मैटर का एक्चुअल मोशन होगा। एंड इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स एंड गैसेस, ये मेनली जो आपका पॉसिबल रहता है वो फ्लूइड्स एंड गैसेस में रहता है। कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल एंड इट कैन बी फोर्स्ड, ये आपका नेचुरल भी हो सकता है, ये फोर्स्ड भी हो सकता है। तो आपको मेनली जो मैटर, देखो सॉलिड मैटर तो कैसे मूव करेगा, है ना। तो मेनली ये फ्लूइड्स एंड गैसेस में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे गैसेस एंड लिक्विड वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। गैसेस एंड लिक्विड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। सो गैसेस एंड लिक्विड विल बी द राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया है अ लिक्विड रिमेन होटर hot or cold for a long time in thermos flask because there is no loss or gain of heat by। तो पूछा, अब ये बोला गया है कि जो थर्मस फ्लास्क होती है वहां पे अगर हम कोई चीज है जैसे टी रख दिया आपने, अगर वो हॉट है तो वो हॉट रहेगी काफी टाइम के लिए, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने कोई चीज कूल रखी तो वो कूल रहेगी। तो ये पूछा गया है कि ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है थर्मस फ्लास्क के अंदर, ऐसा क्यों है, कौन से फिनोमिना की वजह से जो हीट है, जो थर्मस फ्लास्क है वहाँ पे लिक्विड कोल्ड है तो कोल्ड रहता है, हॉट है तो हॉट रहता है, राइट, लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये क्यों रहता है ऐसा, है ना। यस, कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस और गेन नहीं होता हीट का। अब ये पूछा गया है लॉस और गेन ऑफ हीट किस तरह से नहीं होता, है ना। तो जो थर्मस फ्लास्क है वो एक वैक्यूम गैप उसमें हम रखते हैं, राइट, इनर चैम्बर के बीच में, अंदर वाली वॉल्यूम के बीच में, और जो बाहर उसकी कवरिंग होती है उसके बीच में वैक्यूम करके रखते हैं, है ना, राइट। तो वैक्यूम बना के रखेंगे जिससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, राइट, वो मूव नहीं करेंगे, ना तो वहां पे वो कंडक्शन करेंगे, ना वो कन्वेक्शन करेंगे, ना वो रेडिएशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड है जो वो हॉट और कोल्ड रहेगी फॉर अ लॉन्गर टाइम इन थर्मस फ्लास्क। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, यस एवरीवन। तो राइट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी, है ना, सी आएगा राइट आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछा है, पूछ दिया गया है कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉजेज मोर और सिवियर बर्न्स, राइट। अगर आपने आप 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है वो आपको किसी भी पर्सन को सीवियर बर्न कोज कर सकती है, राइट, कंपेयर टू द वाटर एट सेम टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस पे एक तो आपके पास वाटर है, एक आपके पास स्टीम है, तो उसमें से जो स्टीम है वो ज्यादा बर्न करेगी वाटर के कंपेयर में। अब ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आपको स्टीम ज्यादा बर्न करती है वाटर के कंपेयर में, जबकि टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है। तो द डिफरेंस, ए ऑप्शन दिया गया है कि स्टीम इज अ गैस, बी ऑप्शन दिया गया है स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट, सी ऑप्शन दिया गया है कि स्टीम इज हाईली कंबस्टिबल, डी ऑप्शन दिया गया है कि स्टीम एक्सर्ट मोर प्रेशर, बोल रहे हैं कि स्टीम ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है।
सो जो स्टीम है, यस, तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस सिवियर बर्न कोज करती है कंपेयर टू वाटर, राइट, यस, क्योंकि जो स्टीम है वो ज्यादा हीट प्रोवाइड करती है, इसी वजह से ज्यादा बर्निंग भी होती है ना, राइट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट, वहां पे वाटर बॉयल करना स्टार्ट करता है, राइट, एट दिस टेम्परेचर वाटर विल बिगिन टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस स्टेट, दैट इज वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट होगा, राइट। For this change to take place, additional energy is required. In fact, every gram of liquid water requires 440 calories of heat energy to convert it into steam. तो वहां पे ज्यादा हीट एनर्जी होती है। तो अगर हीट एनर्जी ज्यादा होगी, स्टीम में हीट एनर्जी ज्यादा होगी, तो वहां पे बर्निंग भी ज्यादा होगी। इसलिए जो स्टीम है वो ज्यादा बर्न कर सकती है वाटर के कंपैरिजन में, राइट, यही आपका मेन रीजन रहता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, दैट स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट, है ना, ये आपका राइट आंसर रहेगा। स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट, बी आपका राइट आंसर रहेगा। यस एवरीवन, ये समझ में आया, राइट, यस, नो डाउट, ओके। उसके बाद बात करते हैं एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ अ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर द सेम। अब आपको पता है कि हमारे पास जो मेन थर्मोमीटर हम यूज करते हैं या तो वो फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं या तो सेंटीग्रेड में यूज करते हैं, केल्विन में तो बहुत कम यूज करते हैं, है ना, राइट। जो नॉर्मली हम थर्मोमीटर यूज करते हैं वो सेंटीग्रेड वाला करते हैं या तो फ़ारेनहाइट वाला करते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के किस पॉइंट पे आपको सेम रीडिंग देखने को, एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ अ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द सेम। किस पॉइंट पे थर्मामीटर फ़ारेनहाइट की एंड सेंटीग्रेड की जो रीडिंग होगी वो सेम होगी, वरना तो डिफरेंस मिलता है इनकी रीडिंग्स में, तो सेम किस टेम्परेचर पे होगी ये पूछा गया है। सो यहाँ पे हम ये सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज ये आपका रिलेशन रहता है सेल्सियस के बीच में एंड फ़ारेनहाइट के बीच में, दैट इज C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। ये आपको रिलेशन याद कर लेना है क्योंकि ये रिलेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सेम रिलेशन यूज करने वाले हो आंसर सॉल्व करने के लिए। तो C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एनी हाउ आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप वो तभी सोल्व कर पाओगे तब आप जब आपको ये रिलेशन आता होगा, है ना। सो C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9, ये रिलेशन आपको याद कर लेना है, राइट। यहाँ पे आप क्या करोगे, F को -40 रखोगे, राइट, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -40, है ना। तो यहाँ पे जो -40 है वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अब देखो फ़ारेनहाइट भी आपने -40 रखा और जब आपने सेल्सियस में कैलकुलेट किया ये सब फॉर्मूला रख के तो आपके पास क्या आया आंसर, -40 आया। तो दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है। तो ऐसे ही आपको ये याद रख लेना है कि -40 पे जो फ़ारेनहाइट है एंड सेंटीग्रेड है उनकी क्या आती है, सेम रीडिंग आती है, वो -40 आती है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें पूछा गया है कि एट व्हाट डिग्री आर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर द सेम। अभी हमने किया है जस्ट, ये काफी बार पूछा जाता है सेम क्वेश्चन, राइट, तो इसलिए ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर अगेन क्या रहेगा, -40 डिग्री सेल्सियस आपका अगेन सेम आपका आंसर रहेगा। यस, नो डाउट इन दिस पार्ट, ओके। उसके बाद बोला गया है कि एट विच टेम्परेचर, इसके बाद पूछा गया है कि एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कंसाइड, राइट, कि दोनों किस पॉइंट पे कंसाइड करते हैं, राइट, किस टेम्परेचर पे वो सेम रहेंगे, है ना। वो तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो -40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, -40 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जहां पूछा गया है कि एट व्हाट पॉइंट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बोला गया है कि किस पॉइंट पे जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो डबल हो जाएगा सेंटीग्रेड टेम्परेचर का, है ना, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन,
तो यहाँ पे आपको अगेन वही सेम फॉर्मूला लगाना है, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9 वाला अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, राइट हमें क्या वैल्यू रखनी है, यहाँ पे बोला गया है कि एट व्हाट पॉइंट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ द सेंटीग्रेड टेम्परेचर, राइट कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कहाँ पे डबल हो जाएगा सेंटीग्रेड के। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि F को आप 2C ले लोगे, है ना, F को क्या ले लोगे, F को इक्वल टू ले लोगे 2C, है ना। जब F को इक्वल टू 2C ले लोगे, दैट इज डबल ऑफ सेंटीग्रेड ले लोगे, तो यहाँ पे F की जगह आप 2C पुट कर दोगे, है ना। और उसके बाद आप आंसर सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका जो C आएगा वो 160 डिग्री आएगा, है ना। सो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, 160 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, है ना, डी राइट आंसर रहेगा 160 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन इज, हेल्दी मैन का बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एट द सेम टाइम बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ये हमारा डेली लाइफ का क्वेश्चन है जो हमें पता रहना चाहिए, है ना। और मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट को, मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट को इसका आंसर पता रहता है ना। अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप पता कर लें, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है जो आपको पता रहना ही चाहिए, है ना। राइट, सो ए आपका दिया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। बी ऑप्शन दिया है कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सी ऑप्शन दिया है 98.4 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड डी ऑप्शन दिया है कि 98.4 केल्विन होगा। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए गए हैं हेल्दी मैन के बॉडी टेम्परेचर के, है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन, राइट। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा वो डिग्री सेल्सियस वाला आपका राइट आंसर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही हमें देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दे दिया है, बोला गया है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। सो इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पूछ लिया है और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे दिया है। अगेन आप वही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट। जो ये वाला फॉर्मूला था ना, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9, है ना, ये जो फॉर्मूला था यही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, राइट। और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, कि क्या आपका आंसर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू आप पुट कर दोगे 98.4 और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 36.89 डिग्री सेल्सियस, राइट। क्या आंसर आएगा, 36.89 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। सो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज 36.89 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसमें बोला गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल विल बी। नॉर्मल टेम्परेचर पूछा गया है, सेल्सियस स्केल पे पूछा गया है, फ़ारेनहाइट पे नहीं पूछा है, सेल्सियस पे पूछा है, राइट। तो सेल्सियस पे आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा वो 36.9 डिग्रीज रहेगा, और जो ये 98.4 डिग्री है ये आपका फ़ारेनहाइट पे रहता है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है सेल्सियस, तो आप सेल्सियस वाला टिक करोगे और आपका जो सेल्सियस में टेम्परेचर रहेगा वो 36.9 या फिर बोले 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये तो है सेल्सियस में, हो सकता है वो आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ ले। तो फ़ारेनहाइट में आपका कितना रहेगा, 98.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है इन फ़ारेनहाइट, है ना। ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, यस। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें पूछा गया है, which of the following scales of temperature does not have a negative value।
ऐसा स्केल पूछा गया है जिसकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, मतलब नेगेटिव में टेम्परेचर नहीं होता, है ना, राइट। तो ऐसा आपका है केल्विन स्केल, राइट। केल्विन स्केल की नेगेटिव में वैल्यू नहीं होती। द केल्विन स्केल इट हैज नो नेगेटिव वैल्यू। जो केल्विन स्केल है वहां पे जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है वहां पे -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। जो 1 केल्विन है वो इक्वल टू होता है कि जो 1 केल्विन है वो 273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल रहता है आपका। यस। तो 1 केल्विन 0 केल्विन में आपका क्या होगा, 0 केल्विन में आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। दैट इज 0 केल्विन में वो अपोजिट चला जाता है, राइट। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहता है 0 केल्विन का, है ना, राइट। सो इट इज एन एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। तो 0 केल्विन से ही केल्विन स्केल स्टार्ट होता है, वो माइनस में उसकी वैल्यू नहीं होती, ये आपको याद रखना है ना, राइट। इट हैज नो काइनेटिक एट ऑल बिकॉज इन इस पार्टिकल स्टॉप मूविंग। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कोई काइनेटिक मोशन पार्टिकल्स का नहीं होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे, जो उनका मोशन है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। तो केल्विन एक ऐसा स्केल है जहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं टेम्परेचर की, है ना, राइट। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे पूछा गया है कि अ मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। उन्होंने टेम्परेचर को मेजर किया। Yes, everyone. So a measured temperature in Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will be its value in Celsius scale? Fahrenheit में आपको वैल्यू दी गई है 200 डिग्री Fahrenheit. देन इसकी वैल्यू पूछी गई है कि सेल्सियस स्केल पे कितनी वैल्यू होगी, सेल्सियस में पूछी गई है ना, और फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू दी गई है। सो सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है कि 93.3 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन दिया गया है 99 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एट अ मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में कितनी वैल्यू होगी इसकी, राइट। So the value of 200 degree Fahrenheit is 93.3 degree Celsius in Celsius scale. 93.3 डिग्री सेल्सियस वैल्यू होगी फ़ारेनहाइट स्केल में। यस। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला आप वैल्यू पुट कर दोगे, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, राइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाले फॉर्मूला में 200 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू आप पुट कर दोगे, उसके बाद आपका सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन वो आएगा आपका 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो 93.3 डिग्री सेल्सियस आंसर आया है, दैट विल बी द राइट आंसर, वो आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे 93.3 डिग्री सेल्सियस पे सेम आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। ओके। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, राइट। जहाँ पे बोला गया है कि इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रेफर्ड। जो कोल्ड कंट्रीज रहती हैं वहाँ पे अल्कोहल को प्रेफर किया जाता है। इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रेफर्ड टू मर्क्यूरी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज। पूछा गया है कि जो कोल्ड कंट्रीज रहती हैं वहाँ पे अल्कोहल को प्रेफर किया जाता है, राइट। इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रेफर्ड टू मर्क्यूरी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, राइट। तो क्यों अल्कोहल को प्रेफर किया जाता है, राइट। यस, मर्करी की जगह थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स में, क्योंकि जो लॉट्स ऑफ रीजन है इसके लिए, क्योंकि जो अल्कोहल है, राइट, द रीजन फॉर यूजिंग अल्कोहल देन मर्करी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड इज that some alcohol has a very low freezing point about 112 डिग्री सेल्सियस। तो वो रिको हम बहुत लो टेम्परेचर जो होता है वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अल्कोहल को यूज करके थर्मोमीटर में, है ना, राइट। जो जब लो टेम्परेचर हमें रिकॉर्ड करना होता है तो उस केस में हम अल्कोहल का यूज करेंगे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड है, तो वहां पे मर्करी की जगह अल्कोहल को प्रेफर किया जाता है एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। जो हम यहाँ पे थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें मर्करी भरा रहता है,
लेकिन कुछ कंट्रीज में अल्कोहल वाले थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो द अल्कोहल हैज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका राइट आंसर रहेगा। यस एवरीवन, ये समझ में आया? यस, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Stay connected with Brainipedia skill for our upcoming sessions. Till then, have a good day.